तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की भूमिका पढ़ी थी। भूमिका से तात्पर्य जो चीज हम पिछली कक्षा में पढ़े थे 9th में, उसका एक शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि उसमें से बहुत सारा चीज ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पूछा जाता है 10th बोर्ड में। तो वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 10th बोर्ड का जो पहला कंसेप्ट है दूरी सूत्र, उसको पढ़ने जा रहे हैं। क्या? दूरी सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, हम साथ काम करेंगे। हम पहले से कुछ बना के नहीं रखेंगे ताकि आप साथ में सीखें, साथ में कर पाए, जाने आप, है ना। तो हमारा कंसेप्ट क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं? पहला चीज वो है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में क्या है कि हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष लेंगे। एक एक्स अक्ष लेना है और एक वाई अक्ष लेना है। दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो ऐसा लगे, और आप क्या करें कि इस पर दो बिंदु, एक P और एक Q ले लीजिए। अलग अलग दो बिंदु, एक को हम मान लेते हैं P है और एक को मान लेते हैं Q, या आप A B भी मान सकते हैं, जो मन हो आपका। आपको क्या करना है, A से B को मिला देना है। अगर आप A B मानते हैं, क्या करना है, ये दो बिंदु है A और B, हम इनको आपस में मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में मिला रहे हैं। बताइए, A से B तक की जो दूरी होगी वो यही होगी ना बेटा? हमें A से B तक की दूरी निकालनी है, यही दूरी होना चाहिए, है ना। ये आपका A है और ये आपका B बिंदु है। A से B तक की दूरी क्या होगी? यही रेड लाइन जो दिख रहा है आपको, यही होगा ना। अब इसको हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालना होता है? अब मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति में तो हर बिंदु का कोई ना कोई निर्देशांक होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे A का निर्देशांक क्या है, x1 कॉमा y1 है, और B का निर्देशांक क्या है, x2 कॉमा y2 है। अब आप समझो कि हम क्या करते हैं, A से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, A से x अक्ष पर लंब डाल दिए, B से भी x अक्ष पर लंब डाल दिए। फिर हम A से y अक्ष पर भी लंब डालेंगे, और B से भी y अक्ष पर लंब डालेंगे। ठीक। और A से जब आप y अक्ष पर लंब डाले थे तो उसी लाइन को इस तरफ भी आपको कैरी कर देना है, मतलब एक त्रिभुज बन जाए। कैरी हो गया। इस बिंदु का नाम आप C दे दीजिए। ये A है, ये B है और ये C है। अब आप देखो बेटा कि यहां पर x निर्देशांक क्या है, समझिएगा। इस जगह पर x निर्देशांक क्या है, x1 है। यहाँ x1 है ना बेटा, इस A बिंदु का x निर्देशांक क्या है, x1 है। इसका मतलब यहाँ नीचे में मान क्या रहा होगा? अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता है और यहाँ 3 रहता है, तो आप लिखते हैं 2,3 लिखते हो ना। तो यहाँ वाला अंक y निर्देशांक को और यहाँ वाला अंक x निर्देशांक को दिखाता है। तो आप इसको मान लीजिए, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x1 है, और यहां पर आपने जो y निर्देशांक लिखा है वो कितना है, y1 है। तो निश्चित रूप से यहां क्या रहा होगा, y1 रहा होगा। ठीक। फिर आप आओ कि B बिंदु पर का x निर्देशांक क्या है, x2 है। अगर मान लीजिए ये 4,5 रहता है, तो यहां मान लीजिए अंक में समझिए, ये 4,5 है। तो बताओ B के सामने यहाँ क्या होगा, 4, और यहाँ क्या होगा, 5। ऐसे ही यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए x2, और यहाँ क्या होना चाहिए, जब वो जो y एक्स पे लंब डाले हैं, ये होना चाहिए हमारा y2, होना चाहिए ना। अब देखो कि इनका हम लोग नाम भी दे देते हैं, जैसे A है, B है, C है। इस बिंदु का नाम दे दीजिए आप O, या कुछ भी, हाँ O दे दीजिए। अंक में इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, या O ही मान लो, अभी ये O है। और
इस बिंदु को मान लीजिए डी, इसको मानिए ई, इसको मानिए एफ, और इस बिंदु को मान लीजिए जी। ठीक है ना। अब ये बताओ कि अगर ये x2 है तो c का x निर्देशांक क्या होना चाहिए? जो यहां है वही ना c का x निर्देशांक होगा, तो c का x निर्देशांक होना चाहिए x2, और हम c का निर्देशांक निकाल रहे हैं इस चित्र के अनुसार। ठीक है ना। तो c का x निर्देशांक x2, और इधर चलिए तो कहां जा रहे हैं आप? y1 पर, तो यहां क्या होना चाहिए निर्देशांक? y1, x2, y1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। ये आपका फिगर कंप्लीट है। अब इस पे समझना है कि हम एक कार्तीय तल लेते हैं जिसमें एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, जिसके बीच में कोई रेखा है, या कहिए दो बिंदु है a और b, जिसको मिला दिया गया है a से b तक को। अब हमको a से b तक की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है? फार्मूला बनाना है। किस आधार पर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर। तो हमारे a का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x1, y1 है, और b का निर्देशांक क्या है? x2, y2 है। तो आप जानते होंगे किसी बिंदु का निर्देशांक डिपेंड करता है x अक्ष पे डाला गया लंब और y अक्ष पर डाला गया लंब कहां टच कर रहा है, किस बिंदु पर टच कर रहा है। अगर यहाँ अंक लिखा होता है 1 2 3 4, तो अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा होता तो यहाँ 2 लिखते आप, यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 लिखते, 2,3 लिखते। तो यहाँ अगर x1 लिखा है तो नीचे क्या आएगा? x1। यहाँ y1 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा? y1। ठीक इसी तरह यहाँ अगर मान लीजिए 4,5, यहाँ 4 होता और यहाँ 5 होता, तो आप यहाँ क्या लिखते? 4,5 लिखते, है ना। तो 4,5 आप लिख रहे हैं, तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाले को। और y2 किसको, मतलब x2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नीचे वाले को। और 5 यानी y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस साइड वाले को। समझ पा रहे हैं? इसी आधार पर हम c का निर्देशांक निकाल लेते हैं। इससे सीधा आते हैं तो कहां मिलते हैं आप? x2। तो c पर क्या होना चाहिए? x निर्देशांक x2। और इससे सीधे आते हैं तो यहाँ कहां मिलते हो? y1। इसका निर्देशांक क्या होना चाहिए? y1। अब ये बताओ बेटा कि इनके बीच बनने वाला कोण आपको क्या लग रहा है? समकोण नहीं है, क्योंकि ये लाइन ये जो GC लाइन है और FB लाइन है, सब पैरेलल है एक दूसरे के, नहीं, समांतर है। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा समांतर है। वहीं ये y अक्ष वाला लाइन, AD वाला लाइन और BE वाला लाइन, ये भी आपस में क्या है? समांतर है ना। तो जब दो समांतर, ये समांतर रेखा है और ये यहां लंब होता है, तो यहां भी क्या होगा? लंब ही होगा। यहां बनने वाला त्रिभुज ABC को आप क्या कह सकते हो? समकोण त्रिभुज कह सकते हो ना। तो अब आप आइए कि हम क्या लिखेंगे। माना A क्या है? x1, y1 तथा B क्या है? x2, y2 है। तो A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी बराबर व्हाट? अब आप देखो बेटा, हम आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में या ACB में। इसमें हल में आ गए, आप हल कर रहे हो, अब हल लिख सकते हो। हल में आप क्या कहां आए? समकोण त्रिभुज ACB में, या ABC भी लिख सकते हैं। ACB लिख रहे हैं हम क्योंकि C पर 90 है, बीच में हम 90 डिग्री वाला कोण रखे। तो यह एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और हमको निकालना क्या है बेटा? A और B के बीच की दूरी यानी AB। क्या निकालना है? AB। तो आपको क्या लगता है इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने पड़ रहा है ना AB? तो ये क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं, आपको पता है। तो AB हमारा क्या है? कर्ण है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब AB का स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दैट इज, इससे पता चलता है कि AB बराबर क्या होगा? AB बराबर √अंडर AC स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस आधार पर होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर मानते हो? ऐसा हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर पर ओवर रूट। ठीक, अब हम AB का मान ज्ञात करने के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चित्र पर देखेंगे तो सब समझ में आएगा। AC यहां से यहां तक की दूरी है ना बेटा, तो क्या हम AC को DE द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जितना AC है क्या उतना ही DE नहीं है? चित्र में बताओ, है ना? तो क्या हम AC को बदल के DE लिख सकते हैं? और जिसको हमने BC लिखा है क्या हम उसको FG लिख सकते हैं? क्योंकि जितना BC है उतना ही कौन होगा? FG होगा। कहिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसी को क्यों नहीं रहने दिया? तो हम दूरी को अक्ष पर ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं? दूरियों को अक्ष पर। क्यों ला रहे हैं बेटा? क्योंकि अंक जो है 1 2 3 4 जो लिखा रहता है, या कोई अंक लिखा हुआ है, यहाँ यहाँ आपका x1 x2 लिखा हुआ है, इधर y1 y2 लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है? अक्ष पर ना। इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट कहां कर रहे हैं? अक्ष पर ला रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? तो हम क्या किए, AC को बदल दिए DE में, BC को बदल दिए FG में। अब आप नेक्स्ट टाइम देखिए कि क्या हम AB को रूट अंडर जहां DE कह रहे हैं, तो आप सोचो D से E तक की दूरी को क्या आप O से E तक की दूरी घटा O से D तक की दूरी नहीं कह सकते? इसको आपको आप ऐसे देखो, थोड़ा हम कलर भी चेंज करें, ये लो करो, ये देखो, यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या कहोगे? OE कहोगे ना। अब OE में से आप क्या करिए, OD को घटा दीजिए। चलिए हम O से D तक घटा दिए, बताइए क्या बचा? DE बचा। तो क्या हम इसको OE माइनस OD कह सकते हैं? DE को क्या लिखेंगे? OE माइनस OD का होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर था, प्लस FG के बारे में सोचिए। FG क्या है? क्या हम FG को OF माइनस OG कह सकते हैं? जैसे यहां पर दिखाया आपको, हम यहां से यहां तक का लाइन खींच दें, O से F तक का, और O से G तक मिटा दें, तो क्या बचेगा बेटा? FG बचेगा ना। क्या करके दिखाएं? डालना जरूरी है नहीं ना? जैसे आपने यहां किया सेम वैसा ही कर सकते हो। तो बताओ कि क्या हम इसको OF माइनस OG लिख सकते हैं कि नहीं? OF माइनस OG का होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा? चलिए आगे देखिए, AB इज इक्वल्स टू, अच्छा बताओ कि O से E तक की दूरी को क्या कहा है आपने? x2 कहा है ना। यहां से यहां तक की दूरी, जैसे यहां पर ये 1 2 3 4 5 रहता, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होती? 5। अभी हमारा यहां से यहां तक की दूरी क्या है? O से E तक की दूरी कौन है? x2 है। तो OE की जगह क्या हम x2 कह सकते हैं? माइनस OD को क्या कहोगे बताओ? उसी तरह यहां से यहां तक की दूरी, अंक में क्या है? अंक के जगह हमने चर माना है, तो वो क्या है? x1 है, क्योंकि फार्मूला में तो अंक होता नहीं, फार्मूला में तो हम चर का इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ x1 इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस OF को देखिए तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या है? चर में y2, अंक रहता तो अंक लिखेंगे, अभी तो अंक नहीं है, अभी फार्मूला बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? y2 कर रहा है। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या, O से G तक की दूरी जो OG लिखा है आपने, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? y1 कर रहा है। तो ये y1 का होल स्क्वायर पर ओवर रूट, और बेटा यही आपका विभाजन सूत्र है। ये आपका क्या है? विभाजन सूत्र है। और आप इसको रटने के बजाय समझ लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। तो अब ये हमारा विभाजन सूत्र हमको प्राप्त हो गया। ये जो आप देख रहे हो यही आपका क्या है? विभाजन सूत्र है। यानी कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर ओवर रूट।
ओवर रूट कह सकते हैं शुरू से, ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप रट लो, आप रट्टा मारो या समझो, आपके ऊपर है। बताओ, अब कोई जबरदस्ती है? आपको हम सीधा लिखा देते हैं कि दूरी सूत्र है बेटा ये, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप याद कर लेते, रट लेते, हम जानते हैं 90% बच्चे इसको रट लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, सवाल भी बना लेते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये नहीं रहता है कि आखिर ये आया कहां से, क्यों हम इसको ऐसा माने, है ना? तो मेरे पास जो भी कुछ है, मैं नहीं कहा था कि सब कुछ है मेरे पास, जो है हम वो रखेंगे नहीं, वो आपको दे के जाएंगे। 2010 से मैं जब से क्लास शुरू किया हूं तो मैं कुछ रख के नहीं दिया हूं, जितना मैं जान रहा हूं वो मैं 100% आपको दूंगा, उसमें थोड़ा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा मेरा वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे कंसेप्ट सीखना चाहते हैं ना, शायद उनको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? पहले से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शुरू से आते ही कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपका आने के साथ इंटरटेनमेंट करना शुरू नहीं कर दूंगा, उछलना कूदना शुरू नहीं कर दूंगा, है ना? मैं आपको पढ़ाने आया हूं, समझाने आया हूं। इसमें उछलने कूदने की मुझे जहां जरूरत नहीं है तो नहीं उछलूंगा, अगर कहीं कुछ ऐसा समझाने के लिए करना पड़े तो करेंगे, है ना? तो आप रटे नहीं, आप समझे। मेरा कंसेप्ट भी शायद यही है, हम शुरुआत में भी यही चीज आपको कहते हैं कि रटना भूलो, समझना शुरू करो। तो अब आप दूरी सूत्र कहां से ओरिजिन हुआ है, कहां से निकल के आया है, वो आप जान रहे हैं। तब अगर आपके पास ये होगा ना तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। जब फार्मूला आप बना लेते हैं ना बेटा, तो आपको सवाल बनाना बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, क्योंकि आप बिना अंक के सवाल हल कर लिए। भले ही चर में रहा, अब जब हमको अचर मिलेगा तो और आसान हो जाएगा ना। x2 का मान 5 रहेगा, x1 का मान 3 रहेगा, 5 में से 3 का को घटा के 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। इधर मान लीजिए 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 में से 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर ये 2 का 4, ये भी 4, 4 4 8, √8, 2√2 आंसर हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे ना? तो ये जब हम चर का काम कर सकते हैं तो अंकों का काम में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इस दूरी सूत्र पे आपका पहला लेसन बनेगा एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी। और इसको बनाने के लिए कुछ और भी चीज कंसेप्ट का जरूरत है। वैसे मैं बताऊं कि ये भी आपका विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र काम करता है। और कई जगह आप ऐसा भी देखेंगे, यहां जो x2 माइनस x1 है ना बेटा, इसके जगह x1 माइनस x2 भी लिखा रहता है, या y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी रहता है। ऐसा मैं आपको बता देता हूं क्यों ऐसा होता है। अब अंक पर ही ले लो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि x2 का मान 5 है, 5 में से हम x1 का मान 3 है, 5 में से 3 का होल स्क्वायर जोड़, यहां y2 माइनस y1 समझो, y2 को हम मान लेते हैं 4 है और y1 का मान लेते हैं 1 है, तो 4 में से 1 घटा के होल स्क्वायर करते हैं, ऊपर ओवर रूट डालते हैं। 5 में से 3 गया क्या होगा, 2 का स्क्वायर जोड़ 4 में से 1 गया क्या होगा, 3 का स्क्वायर पर ओवर रूट, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 9 4 13, √13 मान आएगा ना बेटा। अब मान लो कि हम 3 को पहले और 5 को बाद में कर देते हैं, तो क्या परिणाम होता है? देखिए आप 3 में से 5 घटाते हैं, 3 में से 5 घटाते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब जहां हमने x2 माइनस x1 किया था वहां x1 माइनस x2 करते हैं, प्लस 1 में से 4 घटाते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ऊपर ऊपर ओवर रूट लगाते हैं। तो देखिए 3 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, -2, -2 का स्क्वायर, बीच में प्लस चिन्ह है, 1 में से 4 गया क्या होगा, -3 का स्क्वायर पर ओवर रूट। -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, -3 का स्क्वायर कितना होता है, +9 होता है ना, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। फिर ये कितना मान आया, √13। क्या मान में कोई बदलाव हुआ? आप देखेंगे कि मान में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आप इसलिए दूरी सूत्र का फार्मूला दोनों तरह से लिख सकते हैं, और कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप गलत भी नहीं कह सकते हैं। यानी कोई बच्चा अगर ऐसे बनाता है कि AB इज इक्वल्स टू रूट अंडर
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी सही है क्योंकि दोनों मान में कोई अंतर नहीं है। समझ गए ना? अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ और चीज है जिससे कि दूरी सूत्र पर काम होगा। तो हम उन शर्तों को पढ़ते हैं। जैसे कि पहला शर्त होगा संरेख बिंदु, तीन संरेख बिंदुओं के लिए क्या शर्त है, त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त है, समद्विबाहु त्रिभुज बने तो क्या शर्त होगा, समकोण त्रिभुज बने तो क्या शर्त होगा, समबाहु त्रिभुज बने तो क्या शर्त होगा, वर्ग बने तो क्या शर्त होगा, आयत बने तो क्या शर्त होगा, समचतुर्भुज बने तो क्या शर्त होगा, और समांतर चतुर्भुज बने तो क्या शर्त होगा। उन शर्तों को हम समझते हैं इस वीडियो में, एक वीडियो के साथ, इसी के साथ जोड़ रहे हैं हम दूरी सूत्र के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आपको टाइम दे रहे हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको हम कुछ शर्त सिखाएंगे जिसका जिसका हमको जरूरत पड़ता है चैप्टर बनाने में। ओके, बढ़े बेटा आगे, चलिए देखते हैं। ऊपर में लिखेंगे आप, हेडिंग कर लेना, तीन संरेख बिंदुओं के लिए शर्त, तीन संरेख या संरेखी भी कह सकते हैं बिंदुओं के लिए शर्त। मतलब आपको तीन बिंदु दिया रहेगा, मान लीजिए तीन अलग अलग बिंदु है एक लाइन पर, ये ए है, ये बी है, एक बीच में होना जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ बी है और यहाँ सी है, ठीक। तो ये तीनों संरेख है कि नहीं ऐसा पूछेगा, तीनों का निर्देशांक दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अंक में दिया रहेगा। आपसे पूछेगा संरेखी है या नहीं है। तो संरेख होने का शर्त क्या है बेटा, एक ही शर्त है, चित्र के अनुसार समझिएगा। यदि ए बी यानी पहला टुकड़ा जोड़ दूसरा टुकड़ा बराबर हो जाए पूरा यानी ए सी। अब यहां नाम बदल जाए पी क्यू आर हो तो क्या आप यही रट के चलोगे? तो नाम क्या हो जाएगा उस समय, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर, है ना। यदि तीन बिंदु संरेख है तो पहला खंड जोड़ दूसरा खंड बराबर संपूर्ण खंड होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो संरेख है, ऐसा नहीं है तो संरेख नहीं है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? अब चलिए बेटा दूसरा शर्त यही देखते हैं हम लोग, त्रिभुज बनने के लिए शर्त। त्रिभुज पूछेगा कि ये तीन बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते, है ना। त्रिभुज बनने के लिए शर्त। बेटा हमने पढ़ा है पहले से ही छोटे क्लास में भी कि यदि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज बनेगा, और नहीं हो तो नहीं बनेगा। हम एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, ऐसा भी त्रिभुज बना सकते हैं, एक रफ चित्र ही बनाते हैं। मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम भुजाओं का मान मान लेते हैं, ये 4 है, ये अरे ये 3 ले लो आप, 4 है और ये 5 ले लो, है? इकाई में ले लो, सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, जो भी हो। हाँ, तो अगर ये त्रिभुज बना रहा है तो दो छोटी भुजाओं को आपको देखना है। तो बताओ इस चित्र के अनुसार दो छोटी भुजा कौन है, ए बी बी सी या ए बी ए सी? ऑफ कोर्स ए बी और ए सी। 3 और 4 छोटी भुजा है, 5 बड़ी भुजा है। तो आपको करना क्या, देखिए आपने 9th में थ्योरम पढ़ा होगा कि त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है ना। तो वहां ये नहीं कहता है कि दो छोटी भुजा का,
लेकिन बेटा अगर छोटी भुजा भुजा दिमाग में नहीं रखोगे ना तो आप गलती कर बैठोगे। कई बार आप बड़ी भुजा के साथ जोड़ दीजिएगा तो ऑलरेडी वो बड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। आपको हमेशा क्या चेक करना है, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है या नहीं है। तो चित्र में देखिए कौन सी दो भुजाएं छोटी है, तो ए बी और ए सी छोटी दिख रही है, तो हम करेंगे क्या, ए बी प्लस ए सी करते हैं। यहां हम ये लिख देना बेहतर समझते हैं। क्या शर्त क्या होगा, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यही शर्त है, ये शर्त है। अगर ये शर्त पूरा कर रहा है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। उस हिसाब से हम चित्र में देखें तो ए बी प्लस ए सी 3 जोड़ 4 बराबर कितना, 7, जो बड़ा है किससे, बीसी से, क्योंकि बीसी का मान कितना है, 5 है ना। तो 3 जोड़ 4 जो छोटी भुजाएं हैं उसका योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज का निर्माण होगा। और ये चीज अगर नहीं हो रहा है, बराबर हो जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 3 4 7 है और यहां भी भुजाओं का मान दिया हो 7, तो बराबर हो जाएगा ना, त्रिभुज नहीं बनेगा। 3 4 7 है, यहां दिया हो 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज नहीं बनेगा। कब बनेगा, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अब हम लोग त्रिभुज का शर्त समझ गए, संरेख होने का शर्त समझ गए। इसके साथ और भी कुछ है, जोड़ते हैं हम लोग उसको। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, लीजिए। ऐसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेना चाहे तो ले ले। पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए शर्त। कुछ खास नहीं है, पीछे वाला चीज का ही रिवाइज है। अब बताओ, आप जानते हो समबाहु त्रिभुज कब बनता है, जब जब तीनों भुजाएं बराबर हो, बस। समबाहु त्रिभुज के लिए शर्त, बस याद दिला रहे हैं। और अगर कोई बच्चा नहीं जान रहे हैं तो सीख लेंगे, ऐसा भी तो होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए शर्त, तो क्या होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों भुजाएं क्या है, इक्वल हैं। एक हम यहां दिखा रहे हैं, नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या शर्त है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चित्र के अनुसार क्या लिखे हम, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या, कोई दिक्कत तो कुछ खास है नहीं, तीनों भुजा बराबर हो, जितना ए बी का लंबाई उतना ही बीसी का लंबाई उतना ही एसी का लंबाई। दूरी सूत्र से तीनों निकालिए, तीनों बराबर आ रहा है, कह दीजिए समबाहु त्रिभुज। तीनों निकालिए, देखते हैं अंतर आ रहा है, कहेंगे समबाहु त्रिभुज नहीं है ना। अब इसी में जोड़ते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त। इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए नाम बदलते हैं, इसका नाम करते हैं पी क्यू आर। क्या कर देते हैं, नाम से ही क्लियर है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए शर्त। देखिए बेटा,
समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या जानते हो? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर से क्या लग रहा है कौन सा दो भुजा बराबर होना चाहिए? क्योंकि आपका डिपेंड करेगा चित्र पर, है ना। तो अभी हमारा चित्र में लग रहा है पी क्यू किसके बराबर? पी आर के बराबर। अभी इसमें देखें तो ये तीनों भुजा बराबर समबाहु वाला है ना, और इसमें क्या ये दोनों भुजा बराबर। तो क्या दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वहां तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यहाँ क्या है दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। है? यानी चित्र के अनुसार मैं कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह अलग हो सकता है। यहाँ पी क्यू बराबर क्या होना चाहिए? क्या होना, ये शर्त है किसका बेटा? समद्विबाहु होने का शर्त। अब हम एक और त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का शर्त। और अगर आप चेक करते हो और आपको तीनों भुजा डिफरेंट मिलता है, तो डिफरेंट मिले तो एक बार समकोण त्रिभुज का शर्त चेक कर लेना है। अन्यथा आप कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा अलग अलग है। मान लीजिए एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो हम इसको विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम चेक करें 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 जोड़ते हैं तो 25, यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर पड़ रहा है। तो हम इस त्रिभुज को फिर क्या कह सकते हैं? समकोण भी कह सकते हैं, या समद्विबाहु मतलब विषमबाहु भी कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। समकोण के लिए क्या शर्त है देखिए आप नेक्स्ट पेज में। ये आप नोट कर लिए थे ना, इसका स्क्रीनशॉट किए थे क्या? इसका करवाए थे? नहीं किए थे तो कर लीजिए। समकोण त्रिभुज के लिए शर्त, कई बार पूछेगा 3 शीर्ष दे देगा, पूछेगा क्या ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है। तो क्या शर्त होगा समकोण त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, आप ये जानते ही हो। फिगर दिखा दीजिए पहले समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या नाम दे दीजिए? ए बी सी। यहाँ बी पर समकोण है, समकोण पहले से है ये तो हमको नहीं पता होगा, हमको तो भुजा पे चेक करना है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको 3 शीर्ष दिया है उस पर हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है, उसको कर लीजिए अलग। हाँ, तो यहाँ आप कर सकते हो, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग तीसरी भुजा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, के वर्ग के क्या हो बराबर हो। क्योंकि आपको तो पहले से नहीं पता ना कर्ण है कि क्या है, लंब है, आधार है, तो आप यहाँ क्या कंसेप्ट लोगे? आप कंसेप्ट लोगे दो छोटी भुजा जो है, जब आप लंबाई निकालिएगा ए बी का, बी सी का, ए सी का, तो पता चलेगा ना कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। सबसे छोटी दो भुजाओं का वर्ग करेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे, और फिर जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग करके देखेंगे कि क्या उन दोनों के योग के बराबर तीसरी भुजा का वर्ग हो रहा है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या हो बराबर हो, तो हम मानेंगे कि समकोण त्रिभुज है। चित्र अनुसार ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए इसके
ठीक है ना। अभी हम अंक डाल के नहीं बताएंगे, आप सवाल बनाओगे तो देख ही लोगे, क्यों अंक हम पहले से तो नहीं पता ना क्या क्या आने वाला है ना। तो आप बनाएंगे, अलग अलग मान आएगा, समकोण के लिए पूछेगा तो ये चेक करना है आपको, देखना है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग को अलग कर लो, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग को देखो, अगर बराबर आ रहा है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं आ रहा है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज का टॉपिक इतना ही है। अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज के टॉपिक पर, ठीक है ना। तो चतुर्भुज में पहला हम लोग लेते हैं वर्ग के लिए शर्त। किसके लिए शर्त का स्क्रीनशॉट ले लो आप। वर्ग के लिए शर्त, अगर चार बिंदु दिया हुआ है, चार निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कुछ, बी का निर्देशांक कुछ, सी का कुछ, डी का कुछ, पूछे कि क्या ये वर्ग बनाते हैं, है ना। तो आप पहले एक वर्ग का चित्र बनाओ समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, नाम कुछ भी दे सकते हो आपकी जो इच्छा हो, पी आर, ठीक। वर्ग के लिए शर्त, तो दो शर्त होगा। पहला शर्त, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, चारों भुजा निकालेंगे, यानी ए बी निकालो, बी सी निकालो, और यहाँ तो पी क्यू आर एस है ना, नाम हमको उसी हिसाब से करना चाहिए, यानी पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, आर एस निकालिए और पी एस निकालिए। अगर चारों भुजा बराबर मिल गया तो पहला शर्त पूरा हो गया, यानी दो शर्त में से एक शर्त पूरा हुआ। जब चारों भुजा बराबर आ जाए तो दूसरा चीज आपको क्या चेक करना होगा, विकर्ण बराबर है कि नहीं। विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कितना लिख देते हैं, विकर्ण भी बराबर, ये भी शर्त हुआ। तो विकर्ण बताओ अभी चित्र के हिसाब से विकर्ण कौन है। आप P से R को मिला दो, पी आर विकर्ण, Q से S को मिला दो, क्यू एस विकर्ण। तो पी आर बराबर होना चाहिए क्यू एस के, क्या होना चाहिए, पी आर बराबर। अगर कोई चतुर्भुज ये दोनों शर्त को पूरा करता है कि चारों भुजा भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो वो क्या है, वो एक वर्ग है। लेकिन बाय द वे अगर एक ही शर्त पूरा कर पाता है कि चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं गया, तो आप उसको कहेंगे समचतुर्भुज है। क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। हम यही आपको उस चीज का डाल देते हैं, एक ही शर्त पे काम हो जाएगा। तो हम समचतुर्भुज ट्राई करते हैं। समचतुर्भुज मतलब बेटा चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण भी खींच लो इसका, देख के ही बताओ क्या आपको विकर्ण बराबर लग रहा है। ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, क्या आपको इस आकृति में विकर्ण बराबर दिख रहा है। फिर नाम हम उसी तरह दे दे पी क्यू आर एस जो पहले दिया था, क्योंकि दोनों में संबंध है इसलिए हम आपको दिखा रहे क्यू आर एस। तो आप यहां लिखेंगे किसके लिए शर्त, समचतुर्भुज के लिए सर। तो क्या देखना है, इसमें एक ही शर्त है, चारों भुजाएं बराबर, दूसरा शर्त नहीं है, चारों भुजाएं क्या बराबर होनी चाहिए। यानी अगर आप चेक कर रहे हैं कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस या एस पी, जो भी आप कहें,
अगर चारों भुजा बराबर आ रहा है, अब स्वाभाविक है कि जब चारों भुजा बराबर आएगा तो आप चेक करने जाओगे विकर्ण बराबर है कि नहीं, क्योंकि पूछेगा किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आप क्या करोगे, पहले चारों भुजा निकालिएगा, देख लिया बराबर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या जाओगे, विकर्ण चेक करने। विकर्ण चेक किया, बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया दैट मीन्स क्या है, वो समचतुर्भुज है। बराबर आ गया दैट मीन्स वो क्या है, वर्ग है। कोई दिक्कत, शॉर्ट ले सकते हैं आप इसका। बढ़ते हैं आगे, अंतिम दो बचा है, आयत और समांतर चतुर्भुज। पहले आप समांतर चतुर्भुज कर सकते हैं या आयत भी कर सकते हैं, आयत ही पहले करो। आयत के लिए सर, तो आयत का एक चित्र बनाए। ये आयत है, नाम दे दीजिए ABCD। विकर्ण भी खींच दीजिए इसका। A से C को मिला दीजिए। B और D को मिला दीजिए। अब ठीक से खींचना, मेरा थोड़ा अलग हो गया है। तो आयत के लिए पहले दो शर्त है आयत में। क्या पहला शर्त, क्या पहला शर्त है आयत में कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सम्मुख मतलब सम्मुख, मुख के सामने। तो बताओ AB के मुख के सामने कौन सी भुजा है, BC। और AD के मुख के सामने कौन सी भुजा है, BC। सम्मुख भुजा बराबर मतलब सामने की भुजा बराबर, या कई लोग कहते हैं आमने सामने की भुजा बराबर। उसी को एक बढ़िया लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं, सम्मुख भुजा बराबर। सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चित्र से सम्मुख भुजा कौन है, AB का सम्मुख कौन, CD कह दे या DC कह दे, दोनों चलेगा। और AD का सम्मुख कौन, कॉमा लगाए है ना बीच में, AD बराबर, ये हो गया सम्मुख भुजा बराबर। मान लीजिए कि ये सम्मुख, ये दोनों सम्मुख निकला 7-7 सेंटीमीटर, ये दोनों निकला 4-4 सेंटीमीटर। तो एक शर्त पूरा हो गया आयत का। लेकिन एक शर्त से आयत का काम नहीं होगा। अब अगर विकर्ण भी बराबर है तब हम उसको आयत कह सकते हैं। विकर्ण बराबर नहीं है तो बताओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर। तो सम्मुख भुजा बराबर AB बराबर DC और AD बराबर BC। चित्र के अनुसार नाम बदला रहेगा तो यहां भी बदल जाएगा। ठीक, तो सम्मुख भुजा बराबर, और इसमें क्या है, विकर्ण भी बराबर। दूसरा शर्त क्या, विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो हम लोग तो बेटा कोडिंग कर रहे हैं, कितना लैंग्वेज, बहुत ज्यादा लैंग्वेज भी तो ठीक नहीं है ना, इतना कि आपका काम हो जाए। तो AC बराबर BD, चित्र में AC किसके बराबर होना चाहिए, BD। सब दूरी सूत्र से निकलेगा। अगर बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं क्या है, आयत है। और अगर नहीं आए, ये कट जाए यानी बराबर ना हो, ये सब बराबर हो आमने सामने की भुजा, हम उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। यानी समांतर चतुर्भुज में एक ही शर्त है, समांतर चतुर्भुज के लिए शर्त, समांतर चतुर्भुज बना भी दीजिए। मान लीजिए हमारा कोई समांतर चतुर्भुज है। अब इसका विकर्ण भी पहले खींच ही दो, नाम देना।
क्या लगता है आपको, इसका विकर्ण बराबर लग रहा है आपको, बड़ा छोटा लग रहा है? देख के ही लग रहा होगा, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। नाम भी आप सेम दीजिए पहले जैसा, समझने में बेहतर होगा। ए बी सी डी, पहला शर्त ही एक ही शर्त होगा इसमें, क्या? सम्मुख भुजाएं बराबर। तो उस हिसाब चित्र के हिसाब से क्या, ए बी बराबर डी सी, सी डी भी कह सकते हैं आप, और ए डी बराबर बी सी, बी सी को सी बी भी आप कह सकते हैं, ए डी को डी ए भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका शर्त का टॉपिक था, जिसका भी सवाल बनाते समय हमको जरूरत पड़ता है। अब बीच में से निकल के आपको आए बताने के लिए कि ऐसा शर्त होता है, तो शायद आपको ज्यादा नहीं जमेगा। तो हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जब हमको कोई सब्जी बनाना है ना, तो कढ़ाई चढ़ाने से पहले हमारा सब्जी धुला हो, कटा हो, सारे तेल मसाला वगैरह वगैरह हमारे पास इर्द गिर्द जमा हो। अब क्या करना है ना, तब जैसे गैस जलाया, गैस हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कढ़ाई चढ़ा दिया, बीच में हमको किसी चीज का काम पड़ा, भाग के गए सामान लाने के लिए। अब कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल पक रहा है उसमें, और सब्जी धो रहे हैं, चलेगा? कई बार मैथ्स में आप कुछ चीज ऐसा भूल जाते हैं, तो लाते उसका भी उपाय होता है, साइड में लिख के काम कर लेते हो। लेकिन अगर आप कंसेप्ट वाइज एकदम चलते हो ना, सब चीज आपके पास रेडी हो, सारा मटेरियल कटा कुटा हो, फ्रेश हो, तो बनाने वाले को भी आनंद आता है, और शायद टेस्ट भी ज्यादा बढ़िया आएगा। क्यों? सब चीज परफेक्ट टाइम पर पड़ेगा, है ना? इसका भी वही बात है, गणित बेटा जीवन से जुड़ा है, हर पहलू में आप गणित को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। मैं आपको जहां जहां हमको दिखेगा जोड़ जोड़ के दिखाएंगे। नोट करिए इसको, आप ये कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे वाला चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।